नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जब किसी विशाल वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर हम उसकी विशालता को देखते हैं तो क्या हम ये सोच पाते हैं कि जो विशाल वटवृक्ष है वो कभी एक बीज में समाहित था? जी हां, ऐसे ही एक बीज जो था वो विजयादशमी के दिन साल था 1925, एक बीज अंकुरित हुआ और आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। जी हां, आप समझ गए होंगे हम बात किसकी करने जा रहे हैं। हम आज बात उसकी करने जा रहे हैं जिनके लिए राष्ट्र ही धर्म है, जिनके लिए संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, जिनके लिए आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत बनाना है, जिनका सपना है, जिनका जो ध्येय है वो राष्ट्रभक्ति और सेवा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के सबसे बड़े सामाजिक संगठन जिसकी 10-15 स्वयंसेवकों के साथ में 1925 में शुरुआत हुई थी और आज यही स्वयंसेवी संगठन करोड़ों स्वयंसेवकों का संगठन बन चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो गौरवमयी, जो स्वर्णिम 100 सालों का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो सफर तय किया है उसको लेकर, उनसे संबंधित तमाम विषयों को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं। इन 100 सालों में किन किन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, आगे कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में किस तरीके से आरएसएस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष जी हैं। आप लेखक व साहित्यकार हैं। आप राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप संघ के जानकार हैं, आप इतिहासकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो दूसरे विशेषज्ञ हैं, आप डॉक्टर रतन सिंह जी शेखावत हैं। आप शिक्षाविद हैं। आप हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के हमारे जो तीसरे एक्सपर्ट हैं वो आप डॉक्टर वंदना पांडे जी हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप संघ की जानकार हैं। करीबन पिछले कई सालों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ में कार्य कर रही है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। इससे पहले हम हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनके साथ में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं कि संघ ने 100 सालों का सफर किस तरीके से तय किया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो रिपोर्ट को। 20 का दशक और औपनिवेशिक भारत, असहयोग आंदोलन की असामयिक समाप्ति से देश में नैराश, मां भारती की पराधीनता की बेड़ियों को काटकर स्वाधीन होकर स्वतंत्र की स्थापना जनाकांक्षा बन चुकी थी। स्वाधीनता संघर्ष में मां भारती के अनगिनत सपूत अपने कार्य, व्यवहार, विचार, सामर्थ्य और शक्ति से अपना योगदान कर रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग हिंसात्मक और सशस्त्र क्रांति से अनवरत जारी था, तो इसी भावभूमि से वैचारिक क्रांति का भी सूत्रपात हुआ और इस वैचारिक क्रांति की तपोभूमि थी नागपुर। 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। बाल्यकाल से ही बर्तानिया साम्राज्य के हर महिमामंडन का विरोध करने वाले जन्मना राष्ट्रभक्त डॉक्टर हेडगेवार आजीवन स्वाधीनता आंदोलन के सभी प्रयासों में सक्रिय रहे। 1921 में अंग्रेज सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। 1 वर्ष कारावास की सजा हुई। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के साथ ही वे अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य रहे। 1930 में नमक सत्याग्रह में 9 महीने का कारावास हुआ और इससे राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता और प्रगाढ़ हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य है परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, यानी संपूर्ण समाज को संगठित कर भारत को समर्थ और परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना। संघ ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान स्वातंत्र समर की बलिवेदी पर अनगिनत युवाओं को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का पाठ तो पढ़ाया ही, साथ ही आजादी के बाद समाज में चरित्र और संस्कार निर्माण की अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नागरिकों में समरसता, समानता, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का भाव जगाया। संघ का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों का निराकरण करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना को बढ़ावा देना है और संघ के द्वितीय सरसंघचालक सदाशिवराव गोलवलकर ने यही मंत्र दिया, इदम राष्ट्राय इदम न मम, यानी यह मेरा नहीं है, यह राष्ट्र का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण के लिए अनुशासित, संस्कारवान, चरित्रवान,
गुणवान, देशभक्त और समर्पित नागरिकों के संघ का पर्याय है, जिसने गत 100 वर्षों में स्वराज्य से सुराज, स्वकर्म से स्वधर्म की स्थापना कर स्वावलंबी और स्वाभिमानी राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। और शताब्दी वर्ष में आगे का लक्ष्य है पंच परिवर्तन से नए भारत का निर्माण। जो 5 बातें हमने कही है पंच परिवर्तन में, वो समाज के आचरण में आमूलाग्र बदल लाने वाली बातें हैं और इसमें कुछ बहुत करना नहीं पड़ता। समाज में सब विषय स्वीकार है। इन 5 विषयों का कोई विरोध नहीं करता। सामाजिक समरसता, मंदिर, पानी, स्मशान सब हिंदुओं का एक हो, ये देखना है। अपने कुटुंब में कुटुंब प्रबोधन का मंगल संवाद, पर्यावरण, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ। ऐसे ही स्वदेशी का आचरण, घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन अपना चाहिए और नागरिक नियमों का पालन करना। 1925 से 2025 तक संघ ने असंख्य चुनौतियों का सामना किया। विभाजन की विभीषिका, आपातकाल का अंधेरा, प्राकृतिक आपदाओं का संकट, लेकिन चरैवेति संघ और संगठन की शक्ति बढ़ती गई। आज संघ के लगभग 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगठन हैं, जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज निर्माण में सक्रिय हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित ये संगठन सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्र के साथ ही साथ धर्म, संस्कृति, वनवासी कल्याण समेत विविध क्षेत्रों में अतुल्य योगदान दे रहे हैं। संघ के अनुषंगी संगठनों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, विद्या भारती, सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व संवाद केंद्र, लघु उद्योग भारती, राष्ट्र सेविका समिति, हिंदू जागरण मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और विवेकानंद केंद्र समेत अनेक संगठन राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और संस्कार निर्माण में अनवरत लगे हैं। वर्ष 1990 में विधिवत सेवा विभाग का आरंभ हुआ। आज संघ अभावग्रस्त क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और स्वावलंबन के विषय पर ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में 1,29,000 से अधिक सेवा कार्य चला रहा है। समाज परिवर्तन के इन प्रयासों में स्वयंसेवकों को समाज का भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है। महज 100 वर्षों की साधना यात्रा में आज संपूर्ण भारत में 98% जिलों और 92% खंडों में संघ की शाखाएं चल रही हैं। देश भर में 51,740 स्थानों पर 83,129 दैनिक शाखाएं और 26,460 स्थानों पर 32,147 साप्ताहिक मिलन कार्यक्रम चल रहे हैं। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने हेतु समाज की व्यवस्थाओं का युगानुकूल निर्माण ही संघ का उद्देश्य है और यह मंत्र है, तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हास, परिहास, उपहास, विरोध, प्रतिरोध और प्रतिशोध के झंझावातों को पार कर स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्गों को अपने तप और तपश्चर्या से पार कर स्वीकृति, समर्थन और समग्रता का रूप धारण कर चुका है और राष्ट्र का आराधन, राष्ट्र का अभिवादन, राष्ट्र का चिंतन और राष्ट्र का अर्चन ही संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ स्थापना का शताब्दी वर्ष और अमृतकाल का यह समय अपनी जन्मभूमि को, पवित्र मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को, गौरवशाली पितृभूमि को तपोभूमि मानकर संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम के मंत्र के साथ पुण्य भूमि भारत को जगत गुरु के सिंहासन पर पदारूढ़ करने के पुरुषार्थ का समय है। तो आपने इस वीडियो रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ ने सेवा और साधना से 100 वर्षों का स्वर्णिम सफर तय किया है। चलिए इसी के साथ में चर्चा को शुरू करते हैं और हमारे तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप तीनों से मेरा एक कॉमन प्रश्न रहेगा। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, संघ ने 100 सालों की जो ऐतिहासिक यात्रा का जो ये सफर तय किया है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? विकास जी, यह 100 वर्ष का सफर राष्ट्रनिष्ठा, समर्पण, सेवा और त्याग से संभव हुआ है और ये इस बात को दिखाता है कि एक, जैसा आपने आरंभ में कहा कि एक बीज किस तरह से वृक्ष की तरह, और बल्कि वृक्ष नहीं, पूरा एक वन प्रांत
एक पूरा का पूरा एक वन जो है वृक्षों का आज देश और विश्व भर में खड़ा है। सन 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रारंभ करने का विचार प्रारंभ किया, स्थापना संघ की शुरू तो की, लेकिन नाम उसका लगभग 6 महीने बाद रखा। तो वे केवल 15 और से 20 के बीच में नवयुवक थे। अभी एक सूची जारी हुई है, उसमें बताया गया है कि 17 लोग थे। वे सब युवक नवयुवक थे, नागपुर के ही रहने वाले थे। उनमें से कोई किसी को बाहर नहीं जानता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि केवल 15-17 लोग एक नागपुर के रहने वाले, देश भर में जिनकी कोई पहचान नहीं, ऐसे एक संगठन को खड़ा किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने जी। और उस पर निरंतर विचार किया। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि हिंदू समाज को संगठित करना, और किस लिए करना? हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए करना। और राष्ट्र के लिए क्यों करना? केवल भारत के लिए नहीं, जिससे यह पूरा विश्व शांतिमय हो। क्योंकि भारत, समृद्ध भारत, उन्नत भारत और संगठित भारत, जागरूक भारत ही पूरे विश्व को एक राह दिखा सकता है, विश्व मंगल की कल्पना कर सकता, कामना कर सकता है। यह एक विचार पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में था, और आज उसका विराट स्वरूप हम देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज उसका हम विराट स्वरूप देख रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि बीज जो वृक्ष बना, और अब वृक्ष तक ही सीमित नहीं है, पूरा वन क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। वंदना जी, आपका क्या कुछ कहना है संघ की जो ऐतिहासिक 100 सालों की जो यात्रा रही है? संघ की दृष्टि से देखें तो त्याग, तपस्या, समर्पण जो भाव जागृत हुआ है मानव समाज में, वह किसी और संगठन के माध्यम से नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब की जो सोच रही होगी, वो परिकल्पना कितनी सुदृढ़ होगी, और दूरदर्शिता का ये परिचायक है कि आज हमारा समाज, हिंदुओं का समाज, संगठित है। इसी तरह राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर ने की, और उन्होंने हिंदू महिलाओं का बड़ा संगठन खड़ा किया। आज हम उस ध्वज के तले खड़े होते हैं। हमारा गुरु ध्वज माना गया, क्योंकि व्यक्ति में अहंकार आ सकता है लेकिन ध्वज में नहीं आ सकता। और हम बस वह जिस तरह दिखता है, उसका रंग केसरिया है, सूर्य की किरणें जैसे फैलती हैं, वैसे हम सेविकाएं पूरे देश में फैल रही हैं। और राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, तेजस्वी राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, और हम महिलाएं उसकी आधारशिला हैं, यह सोचकर हम काम करती हैं। तपोभूमि में हम समिधा की तरह जलना चाहते हैं, ताकि हमारा भारतवर्ष ऊंचाइयों को छू सके। बिल्कुल, ताकि हमारा भारतवर्ष ऊंचाइयों को छू सके और राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो सके। रतन सिंह जी, आपका क्या कुछ मानना है? जो संघ ने 100 सालों का जो स्वर्णिम सफर ये तय किया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, निश्चित रूप से जैसा कि हिंदू शेखर सर अभी बता रहे थे, संघ का मैं एक पत्रकार के रूप में देखूं या एक शिक्षक के रूप में देखूं, तो संघ का योगदान आप इस तरह से देख लीजिए कि ये त्याग और तपस्या के बलबूते ही एक इतना बड़ा महान कार्य किया है। जैसे हम लोग राष्ट्रवाद की जो बात करते हैं, पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में राष्ट्रवाद आए हैं, लेकिन भारत में आप सही रूपों में देखेंगे तो राष्ट्रवाद का जो दौर है वो 1925 के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बनने के बाद में ये शुरू होता है। क्योंकि देखिए, आरएसएस का उद्देश्य राजनीतिक कभी नहीं रहा, वो सामाजिक संगठन है और समाज के हर वर्ग को आज भी छूता है और उन्हीं के बीच में कार्य करता है। राजनीतिक उन पर जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उनका जवाब भी कभी संघ नहीं देता है। इसका मतलब है कि उसका उद्देश्य पहले दिन से ही यही था। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब ये स्थापना की तो उनका वो जो मूल उद्देश्य बनाया उनमें यही था कि हमें संगठित करना है समाज को और राष्ट्र प्रथम की भावना से ये कार्य करना है। और इन पिछले 100 वर्षों में
आज ये सचमुच में एक अपने आप में, आज की पीढ़ी तो ये सोचेगी कि ये कोई इतना बड़ा त्याग नहीं है, लेकिन जिस समय में इसकी स्थापना हुई और उस कठिन समय में इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए और देश के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ा, ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ा कार्य संगठन ने आज तो ये करके दिखाया है। बिल्कुल, सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि और जैसा कि आपका कहना है, त्याग, सेवा और समर्पण का जो संघ है वो पर्याय बन चुका है। इंदुशेखर जी, जिस तरीके से रतन सिंह जी ने जिक्र किया है कि उस कठिन दौर से हम गुजर रहे थे तब संघ की जो स्थापना हुई, वो कठिन दौर क्या था और उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियों की बात करी जाए वो क्या थी, वो आपसे समझना चाहेंगे। वास्तव में वो कठिन दौर, देश का बहुत कठिन दौर यूं था कि तिलक का अवसान हो चुका था 1920 में और तिलक के साथ एक युग समाप्त हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जब 1920 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसमें उनकी बहुत मुख्य जिम्मेदारी थी वहाँ स्वयंसेवकों की, और बल्कि वे उसके बाद जो सत्याग्रह हुआ उसमें वे जेल भी गए। वे कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता थे और आपको जानकर, बहुत से लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि संघ की स्थापना कांग्रेस के से आए हुए एक व्यक्ति ने की। अनुशीलन दल के कोलकाता में वे सदस्य, तब कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ रहे अपने डॉक्टरी की पढ़ाई के। यानी उस समय देश के जितने भी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की जितने भी प्रयास और उपक्रम थे, उन सब से डॉक्टर साहब जुड़े। यहाँ तक कि अनुशीलन पार्टी जो बम बनाने का कार्य करती थी, उनसे वो उनके संपर्क रहे कोलकाता में। फिर वे क्रांतिकारियों से मिले, सुभाष बाबू से मिले, सावरकर से मिले, लेकिन कांग्रेस के वे निष्ठावान कार्यकर्ता थे। और जब उनको कारावास से मुक्ति मिली, आप देखिए एक विडंबना जी, तब उनके स्वागत में जो सभा हुई थी उसमें मोतीलाल नेहरू ने व्याख्यान दिया था डॉक्टर साहब के स्वागत में। इसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह में भी वे जेल में गए थे। कहने का मतलब वह स्वतंत्रता आंदोलन का वह भीषण दौर था, लेकिन उस समय देश में एक किंग कर्तव्य विमूढ़ता थी। जी, किंग कर्तव्य विमूढ़ता दो कारणों से पैदा हुई थी। एक तरफ तिलक के अवसान के बाद जो एक राष्ट्रीयता की धारा थी, जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, राष्ट्रबोध की, वह कमजोर हो गई थी। और राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक खिलाफत का जो सहयोग लिया जी, और उसका जो घालमेल हुआ, एक सांप्रदायिक घालमेल हुआ, और उसकी परिणतियां देश में बड़ी विवत्स हुई थी। मोपला कांड हुआ था और उसके कारण हजारों हिंदुओं का संहार किया, उनकी हत्या की गई, और भी ऐसे अनेक कांड हुए। तो उसके बाद डॉक्टर साहब को ये लगा, हेडगेवार जी को, कि जब तक इस देश का जो समाज है, जो नाभिनालबद्ध समाज है, और यह हिंदू समाज असंगठित रहेगा, भेदभावग्रस्त रहेगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। तब उस संघर्ष के काल में, और आप देखिए कि उस समय कोई व्यक्ति हिंदू संगठन की बात करने पर उपहास का पात्र बनता था। जी, मतलब एक तरफ हमें अंग्रेजों से लड़ना था, दूसरी तरफ हमारे देश का जो समाज है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो खुद बंटा हुआ था। तो हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं थी। एक तरफ हमें एकजुट भी होना था, एक तरफ अंग्रेजों से भी लड़ना। जाति प्रथा, जी, जाति भेदभाव इतना अधिक था बिल्कुल, कि डॉक्टर साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हिंदुओं को संगठित करने का मतलब उस जाति प्रथा को खत्म करना। जी, और यह साधना का आप परिणाम देखिए कि 10 वर्षों के अंदर अंदर ऐसा संघ खड़ा हो गया कि जब गांधी जी संघ के एक शिविर में आए तो वो हतप्रभ रह गए जी, कि पास में बैठे हुए स्वयंसेवक को अपने स्वयंसेवक की जाति का पता नहीं। इतनी अधिक जाति विहीन भावना जो है आपस में, जाति प्रथा के प्रति निर्लिप्तता जो है संघ में रही। तो ये जो दोनों तरह से आंतरिक चुनौतियां और बाहरी चुनौतियां संघर्ष की थी, उसके बीच में उन्होंने संघ को खड़ा किया। बिल्कुल रतन सिंह जी,
वक्त के उस दौर की बात करें तो उस वक्त मात्र एक कल्पना करी जा रही थी कि क्या देश को संगठित किया जा सकता है, लेकिन संघ ने उस दौर में वो कर दिखाया। देखिए, निश्चित रूप से विकास जी जो अभी इंदु सर कह रहे थे, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्यों, राजनीतिक रूप से क्या चुनौती है? देखिए, लगभग उसी समय जिस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, वामपंथी विचारधारा ने भी देश में उसी समय कदम रखा और स्वाभाविक तौर पे वामपंथी विचारधारा से संघ का कोई टकराव इस रूप में नहीं होना था कि हमारा तो कार्य राष्ट्र निर्माण है, हमारा कार्य समाज को संगठित करना है, आपका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो सकता है। वो उस रूप में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यही एक बड़ी वजह भी बनी कि लगातार संघ के खिलाफ दुष्प्रचार जारी रहा, प्रोपेगेंडा हुआ और उस दौर में जब ये था कि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय था, उस दौर में ही एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन उसका भी ये संघ की बड़ी इच्छा शक्ति ही थी कि उस दौर से भी बाहर आए और जिस जिस आधार पर उसकी आलोचना करने की कोशिश की, उन्होंने उसको अपनी शक्ति बना लिया। से अभी वंदना जी बता रहे थे कि जो राष्ट्र सेविका समिति कितना बड़ा कार्य करती, तो संघ की स्थापना के ठीक अगले 10 साल में ही वो खड़ी हो गई थी, जबकि संघ पर आज तक जो वामपंथी विचारक या वामपंथी लोग जो आलोचना करते हुए कहते हैं कि वो, आज भी मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था, उन्होंने जो समाचार लिखा है उसमें ऑल मेंस ऑर्गेनाइजेशन लिखा है। मतलब आप सोचिए कि ये संगठन, पुरुषों का संगठन है और एक जगह लिखा हुआ है कि देखिए इसमें ये अविवाहित पुरुषों का संगठन, उनको सब जानता, ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्रकार बनता है, पढ़ा लिखा प्रबुद्ध व्यक्ति इतना तो जानता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोपेगेंडा आज भी है। अब ये वो अनजाने में है या जानबूझ के करते हैं, उनको सबको पता है कि कुछ पूर्णकालिक जो लोग नेतृत्व करते हैं, उसके अलावा पूरे संगठन के तमाम मेरे जैसे जे आप बाकी सब लोगों जैसे लोग हैं, वो साधारण सब परिवारों से आते हैं और सभी परिवार वाले हैं। बिल्कुल, वन्ना जी से इसका आंसर ले लेते हैं। वन्ना जी, किस तरीके से, जैसे रतन सिंह जी ने बताया कि जो संघ को सिर्फ और सिर्फ एक मिथ माना गया है कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही संगठन है, ऐसा नहीं है। जैसे हम भारत माता कहते हैं जी, तो भारत की संस्कृति में माता का स्थान सर्वोपरि है। बिल्कुल। और राष्ट्र सेविका समिति जैसे काम कर रही है, तो हम जैसे शुरू में कहा कि आधारशिला की तरह काम करते हैं, भाई बहन में भेद नहीं होता है, वैसे स्वयंसेवक संघ, स्वयं सेविका, हमारी ये अवधारणा है कि हम दोनों साथ में चलते हैं। पुरुष वर्ग बाहर काम करते हैं, महिलाएं घर में करती हैं। ये प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया है उसको संगठन नहीं मानता, राष्ट्र सेविका समिति भी इसको नहीं मानती। हम साथ में काम करते हैं, हमेशा ही साथ में रहते हैं। जिस तरह भाई साहब लोगों का वर्ग लगता है, हमारे भी लगते हैं जी। और हम उसमें शारीरिक बौद्धिक क्षमता के विकास की ही बात करते हैं जी। महिलाओं की भी शाखा लगती है और वह उसी तरह प्रशिक्षण दिया जाता है जैसे बच्चियां हैं कि शारीरिक क्षमता बढ़ाएं। तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, योग करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, भारत की संस्कृति को जानते हैं, भारतीय नारियों को जानते हैं, आदर्श नारियों का हम वर्णन करते हैं, प्रातः स्मरण करते हैं। तो भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए भारत की नारियों को समझना भी जरूरी है कि वह अगर ना हो तो भारत में भारतीयता का आधार स्तंभ कैसा होगा। बिल्कुल, भारत में भारतीयता का आधार स्तंभ कैसा होगा। और यही कारण है कि जो आज हमारी मातृशक्ति है वो पुरुषों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इंदु शेखर जी, संघ के नाम की चर्चा की जाए, जैसा आपने बताया कि 6 महीने तक नाम का विचार विमर्श हुआ कि क्या कुछ नाम रखा जाए, और सबसे बड़ी बात, स्थापना के लिए विजयादशमी का दिन चुना गया। हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात क्या रही संघ में कि कोई भी बात थोपी हुई नहीं रही। ऐसा नहीं था कि डॉक्टर साहब ने पहले सोच लिया कि मुझे ये सबसे मनवाना है। वे हर कार्य प्रारंभ करने से, हर पद्धति, देखिए उन्होंने एक तो सबसे पहले ये कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कई बार कहा कि मैं नया कुछ भी नहीं करने जा रहा, केवल हमारी जो हजारों वर्षों की हमारी जो भारतीय परंपरा है, मैं उसी को प्रारंभ करने जा रहा हूं। केवल इसका एक तरह से मैनेजमेंट, मैकेनिज्म, यानी इसका तंत्र और इसका यंत्र नया है जी। उसका सिस्टम क्या होगा ये नया है। अब नया था तो अब ये कि 6 महीने बाद ये विचार किया कि इसका नाम क्या रखा जाए,
तो वहीं नागपुर के ही स्वयंसेवकों के साथ बैठे, बहुत सारे नाम आए। एक नाम आया जरी पटका मंडल नाम रखा जाए, एक नाम आया महाराष्ट्र हिंदू संगठन, कुछ ऐसा नाम आया, एक राष्ट्र उत्थान मंडल। तो बहुत सारे विचार आए। तो डॉक्टर साहब की उस समय दूरदृष्टि थी कि हमें केवल महाराष्ट्र तक के नाम नहीं रखना है, यह संगठन केवल महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का होगा, इसलिए राष्ट्रीय स्तर का नाम होगा। और राष्ट्रीय के साथ हम सब, आप कोई कल्पना कर सकता है आज कि एक ऐसा संगठन जिसमें लोग बाग, आपने प्रारंभ में एक जो क्लिप भी दिखाई थी जी, तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करने के लिए हम कहीं जाते हैं तो पूछते हैं ऑनरेरियम क्या होगा। बिल्कुल। और हम जो स्वयंसेवक है, करोड़ों स्वयंसेवक, लाखों स्वयंसेवक ये देते हैं, तो स्वयंसेवक शब्द उसमें इसलिए रखा कि यह स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाले लोग हैं। वॉलंटियर्स जो होते हैं उसका कुछ और अर्थ रहता होगा, लेकिन यहां स्वयंसेवक का अर्थ कि स्वयं की प्रेरणा से कार्य करने वाला, तो ये नाम रखा। और एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देश ही नहीं बल्कि विश्व में कोई संगठन ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है, कुछ धार्मिक संस्थाओं, कुछ धार्मिक संगठनों को छोड़ दें आप, आध्यात्मिकताओं को, आध्यात्मिक संगठनों को, जहां ऐसे, अभी रतन सिंह जी ने जिक्र किया जीवनदानी लोग, कि जो प्रचारक रूप में निकलते हैं, 3000 के करीब आज ऐसे प्रचारक हैं जो सब कुछ अपना जीवन MBA किए हुए, उच्च अध्ययन किए हुए, इंजीनियरिंग, IITians, मेडिकल, LLB, लॉ, और बहुत संपन्न समृद्ध परिवार के, जिनके सैकड़ों बीघा जमीन जिनके घरों में जो रही, उसको छोड़कर पूरी तरह प्रचारक बन जाते हैं और जीवन भर संघ सेवा का कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो पद्धति थी, यह संघ को जीवन दिए हुए, इसीलिए आज संघ आज विश्व का सबसे बड़ा संघ जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसीलिए ही आज विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन की जब भी बात होती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही नाम आता है। रतन सिंह जी, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण संघ का ध्येय है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, इस संगठन में कोई संगठन 100 वर्ष पूरे कर लेता है, और आप निश्चित मानिए कि संगठन को लेके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी स्वयंसेवक पर या इस संगठन को लेके कभी इस तरह का कोई लांछन आज तक नहीं लगा पाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करता है। बिल्कुल। और इसके जितने भी संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतने सारे प्रकल्प हैं कि आप गिनाना आपके लिए असंभव है। जैसे विद्यार्थी परिषद उनमें से बहुत प्रमुख है। आप देखिए कि एक जो युवा विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में कदम रख रहा है, उस समय उसको वो अनुशासन और वो जो ज्ञानशील एकता ध्येय है उनका ही है। और आप देखिए जितने लोग जैसे जैसे जानेंगे उनको, तो मैं जितना इन लोगों को जानता हूं, देखिए ये इतना पूरे देश भर में जितना कार्य करते हैं, उत्तर पूर्व के दूर दराज के क्षेत्रों तक में वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो जयपुर से, राजस्थान से हैं, लेकिन वो उत्तर पूर्व के राज्यों में कार्य कर रहे हैं और वो उसी भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। और जब ये लोग कुछ वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष दे के इस संगठन को, इसके बाद निकलते हैं, जब आप सामाजिक जीवन में जाते हैं, ये नौकरियों में जाते हैं, तो वो अनुशासन, वो चरित्र निर्माण इनका वहां भी दिखता है। और इसलिए देखिए, राजनीतिक रूप से भी जब ये राजनीति में भी प्रवेश करते हैं, स्वाभाविक तौर पर राजनीति भी आपके समाज के आगे, देश को आगे बढ़ाने का कार्य है स्वाभाविक तौर पर, तो वहां पे भी जब आप देखेंगे, आप देखिएगा कि कितने सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, आपको दिखेगा कि इनकी पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद की है, क्योंकि ये वहां से वो राष्ट्र निर्माण, वो जो नेशन फर्स्ट की भावना, वो चरित्र निर्माण, वो अनुशासन, वो वहां से सीख कर निकले। जब जड़ों में अनुशासन की खाद हो तो निश्चित तौर पर, जैसा अगर राजनीति में भी जाए तो वृक्ष को तो महान बनना जरूरी है। निश्चित। वंदना जी, वक्त का जो दौर था, हम बात कर रहे थे स्वाधीनता से पहले, मातृशक्ति का जो योगदान रहा है या संघ का मातृशक्ति को बढ़ाने में अब तक क्या कुछ योगदान रहा है और क्या कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना करते हुए आप लगातार आगे बढ़ती जा रही? समाज में महिलाओं की जो स्थिति आज है, आज़ादी के पहले उससे भी खराब रही होगी, लेकिन वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर, जिनने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की, उस समय आज़ादी के
पहले ऐसा सोच लेना डॉक्टर साहब के साथ कि हम ऐसा महिलाओं का संगठन बना सकते हैं और काम कर सकते हैं, तो सोचिए वो कितना दृढ़ निश्चय होगा कि एक महिला आगे बढ़ती है, उसके साथ आज पूरा समूह खड़ा है। और चरित्र निर्माण की जो बात होती है उसकी जिम्मेदारी हम मातृशक्ति खुद लेती हैं कि घर संस्कारित होता है तो समाज संस्कारित होगा और फिर पूरा देश संस्कारवान हो जाएगा। तो माता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है, और चुनौतियां घर में भी आई, समाज में भी आई, लेकिन हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए या यूं कहिए कि उससे आगे बढ़ते हुए हम काम करते रहे और कभी नहीं रुकने का संकल्प मातृशक्ति लेती है और हमेशा लेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि विद्यार्थी परिषद काम करता है तो उसमें पुरुष और महिला दोनों काम करती हैं। सेवा प्रकल्प पुरुष भी चलाते हैं, महिलाएं भी चलाती हैं। और कोरोना काल में देखा गया कि महिलाओं ने जितना, घर में हम कैद हो गए, लेकिन हमने सिलाई करके मास्क बनाए और भारत में जो कमी थी कि घर में खाना बना कर देना है, उनको भोजन कैसे पहुंचाया जाए, इसकी व्यवस्था महिलाओं ने अपने हाथ में ले लिया। और हम जब हम लोगों को ये मालूम है कि मातृशक्ति के सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होगा, और हम अपनी ताकत को पहचानते हुए उसी तरह परिश्रम से लगे रहते हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान लक्ष्मीबाई केलकर जी का है, जिनकी सोच ने हमें आज दृढ़ निश्चयी और सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ने का साहस दिया। बिल्कुल है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि मातृशक्ति है वो समाज की धुरी है, परिवार की धुरी है। जब परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। इंदु शेखर जी, स्वाधीनता आंदोलन की बात करी जाए तो जो आरएसएस की जो भूमिका रही है स्वाधीनता संग्राम में, वो क्या कुछ रही है जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 का वो स्वर्णिम दिन हम सब भारतीयों ने देखा? अभी मैंने आरंभ में आपको बताया ही कि डॉक्टर साहब स्वयं 1920 और 1930 दोनों समय जेल में गए और स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत ही गए, जेल में गए और उन्होंने उसमें भाग लिया। चूंकि इसके बाद जब संघ का कार्य विस्तार होने लगा और संघ बढ़ने लगा तो उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक और सरसंघ चालक भी वे बाद में ही तय हुए। आरंभ में सरसंघ चालक का कोई ऐसा वो भी नहीं था। तो जब पूरा संगठन देश भर में संघ फैल गया, 10 वर्षों में जाने लगा, 15 वर्षों में, तब उसके बाद उनका पूरा ध्येय स्वतंत्रता आंदोलन के समय किस तरह देश को संगठित रखते हुए और जो वज्रपात होने वाला था उसको जो दिख रहा था, क्योंकि देश के बंटवारे की बात 1940 के बाद से ही होने लग गई थी। तो वह जो तैयारी कि जब देश स्वतंत्र होगा और देश में जो भीषण रक्तपात मचने वाला है, जो बंटवारे की मांग होने वाली है, उसका किस तरह से विरोध किया जाए। और ये आप निश्चित मानिए कि अगर संघ की तैयारी नहीं होती तो 1947 में बंटवारे के समय जो हानि देश की हुई, जितना रक्तपात देश ने देखा, यदि संघ की तैयारी नहीं होती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परिकल्पना थी, पूरी तैयारी थी उस समय निपटने की, उससे वह नहीं होती तो और अधिक रक्तपात होता। और जो शरणार्थी यहाँ आ गए बंटवारे के बाद, जो जहाँ कश्मीर पर हमला हो गया और असद सामग्री नहीं पहुंच रही थी, गोला बारूद नहीं पहुंचाया जा रहा था, भारतीय सेना बहुत आहत हो गई थी और पूरा कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर हाथ से जाने की स्थिति हो गई, तो संघ के स्वयंसेवकों ने उस समय जो कार्य किया वह वास्तव में पूरा का पूरा उस जो स्वाधीनता आंदोलन का समय है उसकी का कार्य था। और यह जो पूरा हिंदू समाज को संगठित करके उन्होंने राष्ट्र रक्षा का जो कार्य किया, न केवल सीमाओं पर, बाकी पूरे देश भर के अंदर जब दंगे होकर और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां प्रारंभ होने वाली थी, होने लगी थी, उससे पहले भी जब जो आंदोलन हुए, जैसे निजाम के विरुद्ध आंदोलन हुए, आर्य समाज के आंदोलन, जब आंदोलन उठाया था, उसमें संघ ने पूरी तरह राष्ट्रीय भावना, और वह भी
वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन का एक हिस्सा था जी। जो संघ ने भाग लिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। रतन सिंह जी, सर ने जिक्र किया कि स्वाधीनता आंदोलन में किस तरीके से आरएसएस ने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद में हमने चीन के साथ में युद्ध देखा है और भी देश में कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आई हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण रहा कि 1963 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी की जो परेड है उसमें स्वयंसेवक संगठनों को आमंत्रित किया और उन्होंने भी उस परेड में हिस्सा लिया। जी देखिए, जैसा इंदु शेखर सर अभी बता रहे थे, वो परिस्थितियां देखिए 25 में स्थापना होती है जी, 1947 में देश आजाद होता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से वो छोटा कालखंड तो था और एक जो नवोदित संगठन है उसके लिए, लेकिन आप इसका श्रेय तो आप देंगे संघ को कि उन्होंने जितना तेजी से संगठन को खड़ा किया, देश को संगठित करने के प्रयास भी उसी के साथ तेज कर दिए थे और इसीलिए ये प्रयास दिखते भी हैं। क्योंकि देखिए, देश के आजाद होते ही लोग आलोचनाओं को सहन नहीं करते, उम्मीद करते हैं कि संघ सारी आलोचनाएं सहन करे। मैं जब भी अपनी बात कभी कहता हूं तो मैं कहता हूं कि जो लेफ्ट के वामपंथ के साथी आरोप लगाते हैं संघ का कोई योगदान नहीं है, मैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ एक ही बात कहता हूं कि आप अपनी भूमिका को जब देखेंगे उस दौर में तो आपको शर्म आएगी कि हम इस देश और इस संविधान की कसम भी हमने कोई ली है क्या। 1950 जब 1947 में देश आजाद हो, उसके बाद इनका पहला वो क्या था, इन्होंने कहा कि देखिए सत्ता हस्तांतरण हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई है जी। ऐसे समय में जब कुछ लोगों की प्रतिबद्धता भी आपके देश के साथ नहीं है और उसके ठीक 10-12 वर्ष के बाद में आपके देश ने एक हमला भी झेला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तब तक उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम अपने संगठन को मजबूत कर चुका था और इसलिए जहां जहां भी जो भी परिस्थितियां विपरीत हुई, राजनीतिक रूप से ही परिस्थितियां विपरीत नहीं थी। देखिए, उस समय देश में खाद्यान्नों की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, यातायात की कमी, तमाम तरह हर कमी से ही जूझ रहे थे हम, क्योंकि हमें तो अव्यवस्थित राष्ट्र मिला था जी। आपके पास में संगठित भूभाग भी नहीं था। जो देश, जो ऐसे राज्य जिनको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था आपके ऊपर कि आप देखिएगा कि आपके देश में शामिल भी होते हैं कि नहीं, जो अभी सर जिसका जिक्र कर रहे थे, उन परिस्थितियों में भी तो ये संघ का लोगों से जुड़ाव, संघ का वो त्याग और समर्पण ही था कि हमने तेजी से उन जहां ऐसी परिस्थितियां बनी वहां पे लोग पहुंचे और वो भाव जगाया, वो राष्ट्रवाद का भाव जगाया। क्योंकि उन दिनों में जब आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि अमेरिका में बैठे हुए या यूरोप में बैठे हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ये घोषणाएं कर दी थी कि भारत एक अखंड भारत के रूप में बहुत ज्यादा समय रह नहीं पाएगा। वो गलत साबित हो गए। वो कह रहे हैं दुनिया में हम कहीं गलत साबित नहीं हुए, हम भारत में जाके गलत साबित हुए। उनको गलत साबित करने में कहीं ना कहीं संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अखंड भारत की तरफ लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वंदना जी, आपातकाल का हमने एक दौर देखा है। आपातकाल में हजारों की संख्या में जो स्वयंसेवक संघ थे उनको गिरफ्तार किया गया, जो आज भी काला अध्याय के रूप में हमारे देश का इतिहास में देखा जाता है। उसको किस तरीके से देखते हैं? उसमें जो आरएसएस ने जो अपनी भूमिका अदा करी थी वो समय, अब चूंकि काला दौर तो था ही जी। आप सोचिए, घर के पुरुष अगर जेल में बंद हों तो महिलाओं की क्या स्थिति होगी। उस समय वंदनीय मौसी जी ने भी वहाँ महिलाओं को संगठित किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया। उनको लग गया कि देश में अगर स्वतंत्रता पानी है तो हम सब महिलाओं को एकत्रित, हमारी सील की रक्षा भी खुद ही करनी होगी, क्योंकि यह पुरुषों को जब बंद कर सकते हैं और घर पे आक्रमण कर सकते हैं तो आप उनको आक्रांताओं के रूप में ही देखेंगे कि हम देश के अंदर ही बंद होते हैं और हमें किस तरह सताया जा सकता है। इसका अनुभव उन्होंने कर लिया था। इसलिए हिंदू महिलाओं का भी संगठन उसी रफ्तार से शुरू किया और महिलाओं को एक जगाने का काम किया कि अगर पुरुष बंद हैं तो हम पड़ोसियों से, समाज से संपर्क रखें और संघ बंधुओं को किस तरह खाना पहुंचाना है। चूंकि हमारी समिति में भी प्रचारिकाएं हैं और दीदी बताती हैं कि हम किस तरह से चिट्ठी लिखकर एक दूसरे के घर जाते थे और हम अपना संपर्क बढ़ाते थे, भोजन पहुंचाते थे, क्योंकि महिलाओं पर इस तरह का शक नहीं किया जाता था। लेकिन अंदर अंदर घर वालों को भी पता था कि हमारे घर की महिलाएं कैसे हमारा पोषण कर रही हैं और हम
इस काम में कैसे आगे बढ़ेंगे। पुरुष जब भी अच्छा काम करता है तो कहते हैं उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है। जी, आज शताब्दी वर्ष में भी हम यह न मतलब हम देख सकते हैं कि महिलाएं भी साथ में लगी हुई हैं, इसलिए आप समाज का काम कर रहे हैं और हम निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के समानांतर पूरक हैं, हम एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। तो संगठन, समाज, परिवार जो भी है उसमें हम अच्छे बुरे दिनों में सहभागी रहें। आपातकाल के उस दौर को याद करते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि एक तरफ जो सरकार थी वो जनता का शोषण कर रही थी, दूसरी तरफ आरएसएस पोषण कर रही थी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जयप्रकाश नारायण जो किसी समय जी संघ के मुखर और घोर विरोधी थे और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया बिहार में, वो किसके बल पर किया जो इतना बड़ा रूप ले गया? जी आरंभ में जयप्रकाश नारायण के पास कितनी शक्ति थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पूरी तरह उस आंदोलन में साथ टूटा तो देश के ऐसा नगर कोई नहीं था जहां स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह नहीं किया। तो उस लोकतंत्र के काले अध्याय को समाप्त करके लोकतंत्र को बचाने का जो सूर्योदय करने का कार्य था, सूर्योदय लाने का कार्य, वह संघ के ही बलबूते पर हुआ था। और निश्चित मानिए कि संघ के अलावा देश में बाकी के जो समाजवादी लोग या जो कुछ साम्यवादी लोग जो या कांग्रेस विरोधी लोग जो उस आंदोलन के जो अंगभूत घटक थे, उनकी संख्या बहुत कम थी, नगण्य थी। 90% से अधिक विद्यार्थी परिषद संघ का भी जो युवा वर्ग था जी वो मूलतः विद्यार्थी परिषद के आंदोलन से जुड़ा था, तो वह विद्यार्थी परिषद और संघ के थे। और आज आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि उस आंदोलन का पूरा जो दारोमदार था वो संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर था। और इसको बाद में जयप्रकाश नारायण ने और अनेक नेताओं ने, समाजवादी नेताओं ने खुले मन से बाद में स्वीकारा भी है और उसके अनेक उनके स्टेटमेंट आपको मिल जी। रतन सिंह जी, आपातकाल के उस दौर को याद करते हैं तो कई स्वयंसेवकों को लाखों की तादाद रही होगी, उनको जेल में भर दिया, लेकिन फिर भी उनका जो जोश था, राष्ट्रभक्ति करने का जो जज्बा था, वो कम नहीं। देखिए, यो लोग उसको राजनीतिक विषय मानते हैं, आपातकाल का लगना उन परिस्थितियों में, और उसमें दोनों ही कीमत चुकाई। देखिए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की गई उस समय, और मीडिया की जो भूमिका है, क्योंकि मीडिया के विद्यार्थी के नाते मैंने उसको पढ़ा, समझा, जाना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत एक घोर अपराध जैसा था, क्योंकि आपने मीडिया पे सेंसरशिप लगाई, आपने उसको बाहर कोई समाचार ना जाए, और जाए तो हमसे अप्रूव होने के बाद जाए, ऐसी परिस्थितियां बनाई। जैसा हम दिखाना चाहते हैं वैसा ही आपको दिखाना है। आपको तो यही बताना है कि आपातकाल देश के हित में है, बिल्कुल। और समाचार पत्रों की बिजली काट देना, पत्रकार, उस दौर में देखिए पत्रकार भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुए, और राजनीतिक कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर जो विरोध कर रहे थे वो हुए, और संघ से जुड़े हुए लोगों को भी, जो कि संघ उस स्थिति का विरोध करना स्वाभाविक था कि ये तो देश की जो संविधान के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसको चोट पहुंचाने वाली बात है। तो बड़ी संख्या में लोग उस दौर में गए, जितना हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि हम उस दौर के बाद के पैदाइश हैं, लेकिन वो दौर सचमुच में जिसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कभी एक, कहते हैं कि प्रचंड बहुमत से कोई सरकार हो तो वो ऐसा दुरुपयोग भी कर सकती है कि जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करें। वो एक दौर था, और उस दौर में ये बड़ी भूमिका रही। और देखिए, विद्यार्थी परिषद की, जैसे भाई साहब कह रहे थे, विद्यार्थी परिषद की भूमिका तो बिल्कुल उस समय, क्योंकि युवा वर्ग जो था जेपी मूवमेंट में पूरा खुल के योगदान दिया, और वो आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि सरकार को लगा कि ये अब इस आंदोलन को रोकना मुश्किल होगा। उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बाद में वो आपातकाल हटा भी, व्यवस्थाएं बहाल भी हुई, संवैधानिक संस्थाएं भी जो कमजोर की गई थी फिर से बहाल हुई। प्रेस परिषद तक को भंग कर दिया गया था, भारतीय प्रेस परिषद को भंग कर दिया गया था उस दौर में। पत्रकारों के लिए जो सुरक्षा थी वो खत्म हो गई थी, और कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं है, अदालतों तक को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो उस परिस्थिति में भी आप देखेंगे कि संघ की भूमिका निर्णायक रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी लोगों ने त्याग भी किया, महीनों तक जेल में उन्होंने गुजारा, और उसके बाद में सब जब निकले
तो उन्होंने उस कहते हैं पूरी व्यवस्था को बहाल करने में भी पूरी भूमिका उन लोगों ने निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी भूमिका उन्होंने निभाई। इंदु शेखर जी, देश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर, कि मंदिर कब बनेगा, उसको लेकर संघ की क्या कुछ भूमिका रही? अब यह प्रश्न आपने किया है जी, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बाकी इसका उत्तर अब भारत का हर नागरिक जान गया। बिल्कुल। और लेकिन जब वो उत्तर जानता ही इसलिए है क्योंकि और ये भूमिका इसलिए उसके जानता पीछे है, लेकिन चूंकि अच्छे प्रश्न अच्छे उत्तर हमको हर बार स्मरण करना चाहिए। जी, संघ पहली बार कोई ऐसा एक मुद्दा था जिसमें संघ सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कूदा था, इसलिए भी ये याद रखने लायक है। इससे पहले और इसके बाद में संघ के जो आनुषंगिक संगठन है उन्होंने निर्णय लेकर, विश्व हिंदू परिषद कोई निर्णय लेता है, विद्यार्थी परिषद कोई, जैसे रतन सिंह जी बता रहे थे, निर्णय लेता है, या राष्ट्र सेविका समिति कोई आंदोलन का निर्णय लेती है, मजदूर संघ कोई निर्णय लेता है, लेकिन यह सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस आंदोलन से जुड़ा था। और आप यह इस बात का भी प्रमाण है कि देश भर में ऐसा जागरण एक मंदिर को लेकर, अन्यथा इससे पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और भी अनेक प्रसंग आए जो हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अगर अध्ययन करें तो जितना जन आंदोलन, बल्कि कहना चाहिए जन भागीदारी, केवल आंदोलन नहीं, बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष सारी जात पात को छोड़कर, सारे वर्ग भेद को छोड़कर जो राम मंदिर आंदोलन में शुरू से लेकर, और राम मंदिर आंदोलन का केवल मंदिर निर्माण नहीं जी, आप जब देखेंगे तो शिला पूजन से देखिए, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, जन्मभूमि को मुक्ति आंदोलन से लेकर, शिला पूजन से लेकर, राम रथ यात्रा से लेकर, और अंत में 2022 में राम मंदिर के निर्माण तक लेकर इतने चरण जो आए, और किसी भी चरण में पूरा देश राममय हो गया था। तो ये इस बात का भी प्रमाण है कि संघ ने कोई जो मुद्दा लिया वह वास्तव में जो हमारी राष्ट्र की अखंडता का ही मुद्दा नहीं था, राष्ट्र की संस्कृति का, राष्ट्र के इतिहास का, राष्ट्र के सामाजिक जीवन का, राष्ट्र के अध्यात्म का और राष्ट्र की संपूर्ण पहचान का वो मुद्दा था। और इसलिए संघ ने उसको उस सफलता, जिस सफलता और सार्थकता से उसको अंत तक निर्वाह किया, उस बिंदु तक लेके गए, ये इस बात का भी प्रमाण है। संघ की शक्ति का तो प्रमाण है ही, संघ की चयन धर्मिता का भी प्रमाण है कि संघ के आनुषंगिक संगठन समाज जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, लेकिन संघ बहुत सोच समझ के और जब बहुत आवश्यक हो जाता है उसी आंदोलन को हाथ में लेता है। जी, वन्ना जी कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी यूनानो रोमा जो निशानियां थी वो सब मिट गई। किसी भी देश की अगर या सभ्यता की बात करी जाए, उसको सुरक्षित रखना है, रोमा सब मिट गए, सब मिट गए। से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी बिल्कुल। तो वन्ना जी, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कोई भी देश कहूं या सभ्यता कहूं वो तब तक सुरक्षित रहता है जब उसकी संस्कृति सुरक्षित रहती है। तो जो आरएसएस है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में क्या कुछ भूमिका आरएसएस निभा रहा है? जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि राम मंदिर जिस सैलाब को लेकर आया उससे हम जन आंदोलन देख रहे हैं, तो एक भक्ति आंदोलन के रूप में भी आप देख सकते हैं कि भारत में भक्ति जो है वो बिल्कुल पराकाष्ठा पे आई, और भक्ति में शक्ति होती है। और राम क्या है, जो प्रश्न पूछ रहे थे उनको भी अच्छा जवाब मिल गया होगा। तो भारत में भारतीयता है और आस्था है, तपोभूमि है, इसलिए इस पर प्रश्न जो पूछेगा या पूछ रहे हैं उनका जवाब तो भारत की जनता दे रही है, और हम आस्थावान हैं और अपनी आस्था पे टिके रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी आस्था पे काम करता है, उन्हीं विचारों पे काम करता है। जैसा कि स्वयंसेवक नाम ही है हमारा कि हम जो कर सकते हैं वो करेंगे और हम अच्छा काम ही करेंगे। संघ में ये समझाया जा सकता है कि आचरण की शुचिता हो, तो हम जब
अच्छे मन से कोई भी काम करते हैं उसका विकास भी, परिणाम भी अच्छा होता है। और संघ में कभी भी किसी भी जाति का विरोध नहीं है, किसी भी संप्रदाय के लिए कोई अपशब्द नहीं बोले जाते हैं। जो भी आए उसको हम समाहित करते हैं, समरसता का भाव जगाते हैं। जाति पाति पंथ भेदभाव जो भी है उसको संघ नहीं देखता, मनुष्य और मनुष्यता को देखता है। और वो हम सबको जो भी हैं उनको अपने में समाहित करते हैं। मैं छोटी सी एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे एक नदियों से समुद्र पूछता है कि जो नदियां बहती हैं वो समुद्र में गिर जाती हैं, तो नदियों का पानी तो मीठा होता है और वो समुद्र में जाती हैं तो खारा हो जाती हैं। संघ की एक सोच ये है कि हम सब नदी की तरह काम करते हैं और समुद्र में मिलेंगे और उस समय तक मिलते रहेंगे जबकि पूरा समुद्र मीठा ना हो जाए। और वह काम संगठन कर रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब पूरा समुद्र मीठा हो जाए। कुल मिलाकर हम हमारी प्रकृति के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल। रतन सिंह जी, कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था छात्र राजनीति का। देश को अच्छे राजनेताओं की जरूरत है, उसके लिए जरूरी है कि स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में, जैसा कि आपने बताया, चरित्र की, संस्कृति की खाद अगर उनकी जड़ों में डाल दी जाए तो जो छात्र राजनीति से जो भविष्य के जो राजनेता है वो एक अच्छे राजनेता देश को मिल सकते हैं। तो जो आपने अखिल एबीवीपी का जिक्र जो किया है, ये जो संगठन है वो दूसरे संगठन से किस तरीके से अलग है और क्या कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में? देखिए, विद्यार्थी परिषद स्वतंत्रता के 2 साल बाद ही विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ जी। और विद्यार्थी परिषद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है एक तरह से, क्योंकि जहां कॉलेज और महाविद्यालयों में ही, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ही काम करता है। ऐसा नहीं, विद्या भारती के जरिए स्कूलों में भी ये चरित्र निर्माण का कार्य होता है, जहाँ इतने सारे स्कूल संचालित करता है संगठन। और वहां पर उन विद्यार्थियों का अनुशासन, सुबह समय पर उठना, अनुशासन में रहना, व्यायाम करना, और जो आपके राष्ट्र के जो अभी वंदना जी जिसका जिक्र कर रही थी कि आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो पूंजी है, उसको संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना, ये संगठन में और विद्यार्थी संगठन में, जहां आपने विद्यार्थी परिषद को लेकर प्रश्न किया, विद्यार्थी परिषद को लोगों को लगता है कि विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव लड़ती है और अध्यक्ष बनाती है, ये कार्य करती है। ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो व्यक्तित्व निर्माण का कार्य है। और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है विद्यार्थी संगठन। 60 लाख से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता उसके हैं, विद्यार्थी हैं। कार्य क्या क्या करते हैं देखिए, एक इसमें सील कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद का चलता है, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इंटरस्टेट लिविंग। उत्तर पूर्व, हम जानते हैं कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले उत्तर पूर्व को लेकर हमारी क्या धारणा थी। विद्यार्थी परिषद ने 50 साल 60 साल में उस धारणा को बदलने का कार्य किया है। उत्तर पूर्व के राज्यों के विद्यार्थी आते हैं और वो राजस्थान और उत्तर भारत के तमाम अलग अलग शहरों में, केंद्रों पर घूमते हैं, यहाँ की संस्कृति को जानते हैं और यहाँ संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के घरों में रहते भी हैं और समझते हैं पारिवारिक व्यवस्था को, आसपास को। और जब वो लौटते हैं कुछ समय के बाद में, तो आप कभी उनके अनुभव सुनिएगा, वो क्या बताते हैं कि हम क्या समझते थे, हमने क्या देखा, और आज हम अपने देश से, राष्ट्र से जुड़ाव ज्यादा महसूस करते हैं। और वो लोग, आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व के राज्यों में अब वो लोग राजनीति में आ रहे हैं, वो लोग सामाजिक उसमें मुख्य धारा में हैं, तो उन्होंने उस व्यवस्था में एक तरह से कि माहौल को बदला है जी, कि वो माहौल में ढाल भी लिया है उन्होंने। और उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी एक हो रहे हैं। और यही संघ की मूल अवधारणा है, पूरा राष्ट्र प्रथम, भाषा और बाकी तमाम चीजों से छोड़ के राष्ट्र प्रथम। जी, हमारा ध्येय, आपका ध्येय अलग नहीं है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारी संस्कृति एक है, उसके आधार पर आपको एकजुट रूप में आगे बढ़ना है, तभी देश सशक्त होगा। इसी भावना के साथ में संगठन ने वो नींव रखी। इसके जितने भी तमाम जो अनुषंगिक संगठन है वो सभी उसी भाव को लेके चलते हैं। कहते हैं अब हमारे इनके जो संगठनों में ये चलता है कि मत अनेक निर्णय एक। आप देखिए कि कभी कहीं कोई विवाद आपने सुना है कि संगठन में ये बात को लेकर विवाद हो गया है? ऐसा होता ही नहीं। बिल्कुल,
कि जो किसी का मत अलग भी है, आपने अपनी बात, सारे मतों का हम सम्मान सारे करते मतों हैं। का सम्मान। इंदु उसके शेखर बाद जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संघ का जो शताब्दी वर्ष है उसमें संबोधित किया था, और उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है कि 100 वर्ष पूर्व विजयादशमी के महापर्व पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। यह हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय चेतना जो शब्द है जी, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। बिल्कुल। हम राष्ट्रीय आंदोलन की जो बात थी उस समय, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब राजनीतिक आंदोलन ही नहीं है। आप सामाजिक कार्य करते हैं, वह भी राष्ट्रीय कार्य है। जी, आप संस्कृति के लिए कार्य करते हैं, वह भी राष्ट्रीय कार्य है। आप देश की भौगोलिक एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, वह भी राष्ट्रीय चेतना है। और जैसे अभी मैडम ने भक्ति आंदोलन की बात की, इस देश का मूल प्राण तत्व भक्ति है। आप यदि भक्ति आंदोलन को चलाते हैं तो वह भी राष्ट्रीय चेतना है। तो राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, राजनैतिक चेतना, आर्थिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, दार्शनिक चेतना, इन सारी चेतनाओं को मिलकर राष्ट्रीय चेतना बनती है। और संघ अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से, विविध क्षेत्रों के माध्यम से इस देश में, आज आप देखिए आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र की आपने विश्व हिंदू परिषद की बात की, विद्यार्थियों की बात की, स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी जागरण मंच है। सामाजिक क्षेत्र में अभी संघ ने पंच परिवर्तन की बात की। हमारे सरसंघ चालक जी जो हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी ने पंच परिवर्तन की, तो 5 जो पंच परिवर्तन के आयाम बताए हैं वे सारी राष्ट्रीय चेतना का साकार रूप है। पूरे राष्ट्र को, चाहे उसमें सामाजिक समरसता की बात है, चाहे उसमें स्वयं के जागरण की बात है, चाहे उसमें कुटुंब प्रबोधन की बात है, चाहे उसमें नागरिक कर्तव्यों की बात है, तो ये सारी की सारी बातें राष्ट्रीय चेतना को ही दर्शाती हैं और उसको सुदृढ़ करती है। बिल्कुल, राष्ट्र चेतना को सुदृढ़ करती है। चर्चा के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं। एक प्रश्न आप तीनों से रहेगा। रतन सिंह जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना जो हमने देखा है, उसमें आरएसएस की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? जल्दी निश्चित रूप से हम सबकी उम्मीदें, आकांक्षाएं हैं। हम लोग भी विकसित राष्ट्र के रूप में फलीभूत होते हुए देखना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं हम सब इसके बीच देखेंगे। देखिए, कोई राष्ट्र आर्थिक रूप से कि इकोनॉमी के साइज में दुनिया में विकसित हो गया, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी उसी के अनुरूप होता रहे। और जिस रूप में ये देखिए पिछला ये दशक जिस रूप में गया है, अर्थव्यवस्था भी हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं हम लोग, और बहुत तेजी से हमारी दुनिया में जो आर्थिक विकास दर है वो इस समय सभी निर्विवाद रूप से दुनिया के सभी देशों से आगे है। तो हम लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र का स्वरूप हम 2047 में ले लेंगे, तो इसकी ये उम्मीदें जरूर पूरी होंगी। वन्ना जी, विकसित राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और ये हम देख भी रहे हैं। 47 तक आने की आते आते हम कितने विकसित हो जाएंगे ये तो पूरा विश्व देखेगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने महिलाओं की भूमिका देखी होगी, तो हम साथ में चल रहे हैं, तो साथ में चलते चलते हम जल्दी भी पहुंच सकते हैं। 47 के पहले, मतलब 47 से पहले हम विकसित राष्ट्र की जो कल्पना हमने करी उसको साकार करेंगे। इंदु शेखर जी, देखिए, विकसित ही नहीं बल्कि विकसित, समृद्ध और विश्व गुरु की जो बात कही है, क्योंकि संघ की जो प्रतिदिन स्वयंसेवक प्रार्थना करता है उसमें प्रार्थना में वह कहता है, विजेत्री चनः संहता कार्यशक्तिर विधायाश्य धर्मस्य संरक्षणम, कि हम अपने धर्म का संरक्षण करते हुए ऐसी अजेय शक्ति को, विजेत्री चनः संहता, हमारे संगठन की ऐसी विजेत्री शक्ति को हम इकट्ठा एकत्रित करना चाहते हैं जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। और वह विश्व गुरु का पद ही भारत 2047 से पूर्व तक हम उस आसन पर आरूढ़ हो जाएं, यही संघ
और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी जिनका आपने जिक्र किया जी। उनकी यह संवेद कल्पना है और हम सब करोड़ों करोड़ों स्वयंसेवकों की भी यही इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारत अब निकल पड़ा है 2047 तक खुद को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में। 140 करोड़ भारतीयों का ये सपना जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। आप तीनों इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचारों से हमें रूबरू करवाया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपका संयोजन ही इतना अच्छा, सहज और अच्छा था। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद अच्छी सर। चर्चा हुई हमारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।